नमस्कार, खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हमलों को आज 7 साल गुजर चुके हैं। देश नम आंखों से उन शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है जो कि इन हमलों में शहीद हुए। ये भारत की जमीन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जाता है, जिससे पूरा देश लगभग थर्रा गया था। दुनिया भर के देशों में अब तक जितने बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं, माना जाता है कि मुंबई में भी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ये नाम शामिल है, मुंबई का भी उन हमलों में। लेकिन साथ ही सवाल अब ये उठ रहे हैं कि हमने आखिर क्या सीखा है इन हमलों से। क्या हम पहले से ज्यादा सुरक्षित कहे जा सकते हैं, सतर्क कहे जा सकते हैं? खासकर तटीय सीमाओं को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं, क्योंकि आतंकवादी समुद्र के रास्ते ही हमारी सीमाओं में दाखिल हुए थे और तब इस कार्रवाई को अंजाम दिया था। सवाल ये भी उठाएंगे कि आतंकवाद को लेकर भारत की जो राष्ट्रीय नीति है या स्टेट पॉलिसी है, आखिर वो क्या है, या 2008 के बाद से लेकर अब तक 7 सालों में क्या उसमें कोई तब्दीली आई है। मेरे साथ जो मेहमान हैं उनके जरिए इस मुद्दे को हम समझने की कोशिश करेंगे। ए.के. वर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं, रॉ के चीफ रह चुके हैं। दूसरे खास मेहमान हैं वाइस एडमिरल रिटायर्ड अनूप सिंह, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। प्रोफेसर अपूर्वानंद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमारे साथ, और साथ ही विनोद शर्मा जी हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स अखबार के। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। वाइस एडमिरल अनूप सिंह, आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूं कि सबसे पहले बात यह होती है कि जो हमारी तटीय सीमाएं हैं, खासकर उनका जिक्र हो रहा है। अभी भी आज भी अखबारों ने खासकर आज के दिन को चुनकर ये रिपोर्ट्स पब्लिश की हैं कि बहुत कुछ बदला नहीं है। आज एक बड़ा अखबार है इंडियन एक्सप्रेस, उसने भी अपनी फ्रंट पेज पे खबर छापी है, दूसरे अखबारों ने भी खबरें छापी हैं कि ऐसा नहीं है कि इन 7 सालों में हमने आतंकवादी अगर अपनी नीयत बनाए और आना चाहें तो उन्हें कुछ खास डिफिकल्टी या खास उनको परेशानी आएगी। आपने बिल्कुल सही फरमाया। सबसे बड़ी हमारी जो दिक्कत है वो ये है कि इंडिया एक दूसरे नंबर पे आता है जहां तक साइज पेनिनसुला का सवाल है। हमारी तटीय जो लेंथ है वो तकरीबन 7,500 किलोमीटर है, उसमें से 5,200 किलोमीटर पेनिनसुला के ऊपर है। और आपको याद होगा कि जब 26/11 का वारदात हुआ था, तब भी ये कहा गया था कि ये बहुत मुश्किल काम है कि पूरे तट की सुरक्षा ठीक तरह से की जाए जब तक कोस्टल स्टेट्स का पूरा सहयोग ना हो। क्योंकि हमारे देश के अंदर 2 लाख रजिस्टर्ड फिशिंग बोट्स हैं, ट्रेडिशनल और मैकेनाइज्ड और हर तरह के ट्रॉलर, सारी जो रजिस्टर्ड है। उनकी रजिस्ट्रेशन का काम तो पहले 3 साल में हो गया था, लेकिन अब कोस्ट गार्ड ये बोलती है कि 2 की जगह हो सकता है 3 लाख के करीब बोट्स हो। उनकी आइडेंटिटी का काम जो है उसके अंदर सबसे बड़ा सहयोग कोस्टल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का है। ये काम सारे जब तक पूरी तरह से सहयोग के साथ नहीं होंगे, हम ये नहीं कह सकेंगे पूरी तरह से सतर्क हैं। नहीं तो क्या ये हम ये सोचते रहे कि चूंकि ये मुश्किल इतनी बड़ी है इसलिए हम शुरुआत नहीं कर सकते? क्या आपको लगता है कि ये वजह है या वाकई करना ही नामुमकिन है? नहीं, बहुत कुछ हुआ है। और एक चीज जिसमें बहुत बड़ी सफलता मिली है वो ये है कि नेवी और कोस्ट गार्ड के नीचे जो जॉइंट ऑपरेशन सेंटर्स बनाए गए हैं पूरे तट के साथ साथ, उनके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा खड़ा किया गया है। रेडार्स हैं, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम्स हैं, जिसमें इंटरनेशनल शिपिंग और फिशिंग बोट्स जो हमारी हैं और जो बाहर की हैं उनका सबका आइडेंटिटी पता लग जाता है। लेकिन जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट हैं उनको पहचानना बहुत मुश्किल पड़ता है, क्योंकि वो एक तरह से स्टेट सब्जेक्ट आ जाता है। हालांकि कई ये बोट्स इन टेरिटोरियल वाटर्स के बाहर जाती हैं। इस हालात के अंदर जब तक ये कॉशन सब लोग रिकॉग्नाइज ना कर ले, सब जो कोस्टल स्टेट्स हैं, तब तक पूरी तरह से सक्सेस नहीं मिलेगी। जी ठीक है। ए.के. वर्मा जी, ये बताइए, 2008 का आंकड़ा ये बताता है कि जो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है जो सरकार खर्च करती है पुलिसिंग पर, वो 235 रुपए 63 पैसे पर एनम हुआ करता था 2008 में, और अब यह है 374 रुपए 45 पैसे पर एनम खर्च हो रहा है पर कैपिटा। तो यानी इसमें तकरीबन अगर इसको जोड़ लिया जाए तो फर्क उससे भी कम पड़ रहा है जितनी की महंगाई बढ़ी है पिछले 7 सालों में। तो क्या वाकई यही तब्दीली बताती है पिछले 7 सालों में जो हमने सुरक्षा पर हम खर्च कर रहे हैं, या हमारी जो प्रायोरिटीज हैं, प्राथमिकताएं हैं, उनमें शामिल है? कुछ प्रॉब्लम्स जो ऐसे हैं जिसपे किसी किस्म का हल का प्रयोग नहीं किया गया है, वो है स्टेट और सेंट्रल का कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, चाहे वो सुरक्षा का मामला हो या नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। उनमें वो तालमेल नहीं इस्टेब्लिश हो पा रहा है, क्योंकि स्टेट्स जो है वो उनका सोचने का ढंग अलग है,
अब जैसे एडमिरल साहब ने फरमाया, नेशनल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो काफ़ी तरक्की कर ली है, जॉइंट ऑपरेशनल सेंटर इस्टेब्लिश कर लिए हैं, एक कोऑर्डिनेशन सेंटर गुड़गांव में इस्टेब्लिश हो गया है पिछले साल, जो इतने रेडार स्टेशंस या सैटेलाइट स्टेशन से जो खबर आती है वो कोऑर्डिनेशन हो जाता है और फॉरन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एट द नेवल सेंटर्स एंड द कोस्ट गार्ड सेंटर्स। लेकिन जहाँ स्टेट का मामला होता है इम्प्लीमेंटेशन का, क्योंकि वो तो स्टेट ही करेगी, स्टेट जुरिस्डिक्शन के अंदर या इमीडिएट कोस्टल एरियाज में वो नहीं हो पा रहा है। तो इतना बड़ा हमला भी हमें शायद हमारा जो पुराना काम करने का तरीका था उससे हिला नहीं पाया, कोई शिफ्ट नहीं आया। मैं नहीं समझता हूँ कि हम लोग एक क्वालिटेटिव व्यू दे सकते हैं कि खास तरक्की हुई है। ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क हुआ है, एक ग्राउंड प्लान बन गया है, एक नेशनल प्लान बन गया है, लेकिन उसमें जो तालमेल होना चाहिए वो नहीं है। ग्राउंड लेवल में मरीन पुलिस स्टेशन बनने चाहिए जो नहीं बन पा रहे हैं, मरीन पुलिस को रिक्रूटमेंट करना चाहिए जो नहीं हो पा रहा है, उनको खास तरह की ट्रेनिंग देना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट जो कोस्टल स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो कदम ना उठाएं तो उनको फोर्स करने का या मजबूर करने का कोई तरीका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं। मैं वापस आपके पास आती हूँ और एक बहुत बड़ा सवाल उठाना चाहती हूँ, वो है इंटेलिजेंस को लेकर कि भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, आपको उच्च स्तर पर काम करने का तजुर्बा है कि ये माना गया था कि बहुत बड़ी फेलियर उनकी भी रही, क्योंकि 3 दिन तक इन लोगों ने सफर किया, 1000 किलोमीटर का रास्ता तय करके आए और तब भी हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी उनको भनक तक नहीं लग पाई। एक पूरे शहर को होस्टेज बनाया सिर्फ 10 आतंकवादियों ने। क्या अगर इस तरह की कोई हमारे सामने दुर्घटना अब सामने आती है, कितने हम तैयार हैं? क्या हमारी इंटेलिजेंस पहले से ज्यादा सचेत हो पाई है? ये सवाल लेकर मैं आपके सामने आऊंगी, लेकिन विनोद शर्मा जी ये बताइए कि दलील ये दी जाती है कि भारत की तैयारी आतंकवाद को लेकर काफी बेहतर हुई है पिछले 7 सालों में, और सबूत इस बात का है कि मुंबई जैसा कोई हमला या उससे पहले भी हमने देखा था जिस तरह से झड़ी लग गई थी, एक के बाद एक आतंकवादी हमले हो रहे थे, चाहे वो घरेलू स्तर पर ही लोग शामिल थे वो भी बात अलग है, लेकिन उसके बाद से कम देखने को नहीं मिले हैं हमें। देखिए, जो इंटेलिजेंस होती है एक्शनेबल इंटेलिजेंस, और वर्मा साहब इस पे ज्यादा रोशनी डाल सकते हैं, वो टेक्निकल इंटेलिजेंस से ज्यादा ह्यूमन इंटेलिजेंस एक्शनेबल होती है। और बदकिस्मती ये है कि हमारे देश के भीतर उस ह्यूमन इंटेलिजेंस को इकट्ठा करने के लिए और उसको कोलेट करने के लिए जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो नहीं है, जो सामाजिक स्थिति होनी चाहिए वो नहीं है, जो पॉलिटिकल क्लाइमेट होना चाहिए वो नहीं है। आप देख रहे हैं कि हमारे देश में हाल ही के दिनों में एक बड़ी डिबेट चल रही है, इंटॉलरेंस बोलते हैं उसको, इंटॉलरेंस पे डिबेट चल रही है। उसमें बड़े बड़े लोग बयान दे रहे हैं, उन पे छीटाकशी हो रही है और एक ऐसा माहौल बन रहा है जिसके चलते ये महसूस होता है कि किसी एक तबके को पे विश्वास करने की कोई सरकार कोशिश नहीं कर रही है, वो इदारे कोशिश नहीं कर रहे, सरकार तो कहना ठीक नहीं होगा, कि जिनको करनी चाहिए। हमने यही माहौल 1984 में देखा था, और उस वक्त जो क्रोध था उसका निशाना हमारे सिख भाई थे, और आज के दिन एक और तबका है जो उस क्रोध का निशाना है। अगर हमारे देश के भीतर ये सामाजिक विरोधाभास चलता रहेगा तो जो एक्शनेबल इंटेलिजेंस, जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस होता है, जो कि प्रत्यक्षदर्शी बताता है पुलिस को, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस को, वो हासिल नहीं होती। उसके बाद तो दूसरा स्टेप होता है, वो ये होता है कि तुरंत उस पर कार्रवाई हो, और वहां पर जो अभी 2 हमारे मित्र पहले बोल रहे थे, वो केंद्र और स्टेट में जो कोऑर्डिनेशन होता है उसके बीच की बात होती है। अब बहुत से इदारे बने मुंबई के हादसे के बाद, कुछ इदारे चले कुछ नहीं चले, लेकिन मैं समझता हूं कि जहां तक लॉजिस्टिक्स की बात है उसमें जरूर इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन हर मशीन के पीछे अंततोगत्वा एक इंसान ही होता है ना, तो वो इंसान कितना सक्षम है, कितना तत्पर है, कितना एजाइल है। अब जो एक हादसा हुआ था गुजरात के तट और पे और कराची और गुजरात के बीच में जो हादसा हुआ था, कोई किश्ती या कोई बड़ा तैयारा हमने सुना है कि उसको डुबो दिया गया था,
अब वो बड़ी किश्ती थी या छोटी किश्ती थी, अभी उसी पे बहस है। बिल्कुल। और वो जब डूबी तो उसको नामो निशान ही नहीं मिला। ये कैसे हो गया? लेकिन विनोद, इससे पहले कि आप आगे बढ़े, मैं आपको वापस जो आपने कहा है उस पर एक सवाल बनता है, वो ये कि आप ये कह रहे हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस की आप जिक्र कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि जो इंटॉलरेंस की डिबेट चल रही है भारत में कहीं ना कहीं उससे भी इसका संबंध है। लेकिन अगर ये पूरी प्लानिंग जो है देश के बाहर हो रही है, अगर ये देश या उसकी संस्थाएं ये तय करती हैं कि आतंकवाद को एक हथियार के तौर पर वो इस्तेमाल करेंगे, तो भारत में अगर हम इसके लिए तैयारी करते हैं या ह्यूमन इंटेलिजेंस तैयार करते हैं या मैकेनिकल इंटेलिजेंस तैयार करते हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, ऐसा देखिए, सुनिए मेरी बात। फ्रांस की आप मिसाल लीजिए। अब फ्रांस में जो हुआ, वहां पर जो लोग वहां रहने वाले बाशिंदे थे उसमें संलग्न थे, उसमें कार्यरत थे। और ये जो हमारे मुंबई में हुआ उस पे भी ये कयास लग रहे हैं कि बिना लोकल सपोर्ट के इतना बड़ा हादसा अंजाम नहीं किया जा सकता। एक व्यक्ति पहले आता है, रेकी करता है, निशानदेही करता है जगहों की, उसके बाद वापस हो लेता है। उस पे हमको अभी तक पूरी तरह से एक्सेस नहीं है, जिसका नाम है डेविड हेडली। क्या ये डेविड हेडली, जो कि अमेरिका के ड्रग डिपार्टमेंट के लिए भी काम किया करता था, क्या उसको अमेरिकन सरकार प्रोटेक्शन दे रही है? क्या उसको हमको पूरी तरह से उसको एक्सेस क्यों नहीं दे रही? तो फिर क्या नतीजा निकाला जाए? इज इट अ ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेरर? क्या इसको मानेंगे कि ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेरर है जब इस तरह की दीवारें खड़ी कर दी जाती हैं? ये सुनने में ऐसा लगेगा कि मैं ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई यही है, यथार्थ यही है कि जो बड़े मुल्क होते हैं वो अपने हित में काम करते हैं और उस हित के चलते वो छोटे मुल्कों की या रिलेटिवली कम इन्फ्लुएंस वाले मुल्कों की जो इंटरेस्ट होते हैं उसको इग्नोर करते हैं जी। और हम शुरू से कहते थे कि आतंकवाद पे आप जरा अंकुश लगाइए, आतंकवाद से चौकस रहिए उसके खिलाफ, लेकिन उन्होंने सुना नहीं जब तक 9/11 हुआ। आप मेरी बात समझने को, अब जब फ्रांस हो गया और उससे फ्रांस से पहले एक बार फिर अटैक, दूसरी बार फ्रांस में अटैक हुआ और लंदन में अटैक हो चुका है और पूरे यूरोप आज के दिन कांपता हुआ घूम रहा है कि आतंकवाद का दोबारा अटैक ना हो जाए। तो जब ये अटैक्स होते हैं तो बड़ी बात हो जाती है, और जब बैरूत में बड़े लोग मरते हैं तो कोई बात ही नहीं करता। तो मैं ये समझता हूं कि ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए और भारत के भीतर भी डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि सामाजिक समरसता, सोशल अकॉर्ड के बिना कोई भी मुल्क आतंकवाद से नहीं लड़। मैं आती हूं उसकी तरफ। वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आतंकवाद की जड़ें हैं, जैसे आपने कहा कि बिना घरेलू मदद के बहुत मुश्किल है, जब तक कि एक तरह का, हालांकि ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है चूंकि बहुत आदर्शवादी दुनिया में हम नहीं जी सकते। प्रोफेसर पूर्णानंद, ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि पिछले 7 सालों में हमारी आतंकवाद को लेकर कोई एक नेशनल पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी उभर कर आई है? क्या जो पहले से एग्जिस्टिंग, जो अस्तित्व में एक नीति थी, उसमें कोई तब्दीली है? ठीक, यह नहीं कह सकते कि कोई नीति जैसी चीज आई है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत मुझे यह दिखलाई पड़ती है राज्य और नागरिक के बीच के रिश्ते में, कि राज्य जब अपनी नीतियां बनाता है, और ये पिछले कुछ वर्षों का मामला है और सिर्फ आतंकवाद के सिलसिले में नहीं, मैं तो शिक्षा के मामले में भी कह सकता हूं, उसमें वो नागरिकों से मशविरा नहीं करना चाहता या उन्हें इस लायक नहीं समझता कि आप उन्हें बताएं कि मुश्किलें क्या हैं। वो उन्हें कुछ नासमझ या कम समझ वाला मानता है, जिससे कुछ चीजें छिपाई जानी चाहिए। तो इस वजह से देश में आम नागरिक के सामने आतंकवाद की तस्वीर स्पष्ट ही नहीं है। आखिर ये बला क्या है? दूसरे, जैसे विनोद जी कह रहे थे, तस्वीर तब और उलझ जाती है जब आप आतंकवाद को सरलीकृत ढंग से पेश करना शुरू कर देते हैं, और कभी कभी जो है वो राष्ट्रवाद के साथ जो घालमेल करके भी दिखाने की कोशिश होती है। अगर आप यह कहने लगेंगे कि बिहार में दरभंगा एक गढ़ है, या आप कहने लगेंगे कि किशनगंज एक गढ़ है, या आजमगढ़ एक गढ़ है, तो इससे जो संदेश पहुंचता है पूरे देश में वो ये कि एक खास समुदाय, और इस मामले में मुस्लिम समुदाय, वह आतंकवाद को प्रश्रय दे रहा है। इससे उलझन पैदा होती है, क्योंकि आतंकवाद एक बहुत ही विशेष किस्म की कार्रवाई है, और आतंकवाद कोई राष्ट्रीय चीज नहीं है, एक इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में ही इसको समझा जा सकता है। तो यह मुश्किल भारतवर्ष में खड़ी हो गई है। दूसरी जो दिक्कत खड़ी हुई है वह यह कि अगर भारत की बात देख लें, और जिन्हें हम आतंकवादी कार्रवाइयां कहते हैं, जिनको कहा गया और जिन पर पिछले दिनों मुकदमे चले, वो मुंबई हो या मक्का मस्जिद हो या कहीं और हो, तो एक शक के बिना पर आपने
लोगों को पकड़ा, आपने उन्हें अपराधी घोषित कर दिया, आपने उन्हें आतंकवादी घोषित कर दिया, और जितने भी मुकदमे चले उनमें ज्यादातर मुकदमों की अगर बारीकी से जांच की जाए तो यह पता चलता है कि आपने गलत ढंग से लोगों को पकड़ा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जब आतंक जैसी किसी चीज के खिलाफ आप लड़ रहे हों तो सामान्य कानून व्यवस्था की हालत ही उस पर लागू होगी, लेकिन जब आप शक की बुनियाद, यानी तब आपका दायरा बढ़ जाता है, तब आपकी चौकसी भी और बढ़ जानी चाहिए, और तब नागरिकों से आपका संवाद भी और बढ़ना चाहिए। यानी समाज का हर तबका अपने आप को शामिल समझे, लेकिन यदि आप एक तबके को अपने आप ही बाहर कर देंगे तो बाकी तबकों का शक उस तबके की तरफ आप बढ़ा देंगे। इस वजह से स्थिति जटिल हो जाती है। और भारतवर्ष में जो चीज हुई है वो ये कि शक का दायरा बढ़ा है, और शक का दायरा एक समुदाय की तरफ बढ़ा है, दूसरे इंसाफ का दायरा संकुचित हो गया है। तो आप, मैंने जितने वो अजमेर का हो, मक्का मस्जिद का हो, तमाम ब्लास्ट हों, उन सबको ले लीजिए और उन पर मुकदमों की फहरिस्त उठा लीजिए और उनकी जांच कर लीजिए। उससे यह पता चलता है कि इंसाफ का एहसास एक समुदाय को कम से कम होता जा रहा है। देखिए प्रोफेसर पूनम, ये बताइए कि क्या इस बीच जो बार बार हमारे सामने जो एक टर्मिनोलॉजी आती थी कि भारत एक सॉफ्ट स्टेट है, क्या पिछले 1.5 साल में नई सरकार ने इस टर्म को बदलने की कोशिश की है? क्या भारत की ये पॉलिसी बदली है कि अब हम सॉफ्ट स्टेट नहीं है, बल्कि जिस तरह से कहा जाता है एक मिलिट्री की जबान में कि कोई समझौता नहीं होगा आतंकवाद की बात पर? मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि इस बात को यहां बैठे हुए सारे लोग कह रहे हैं और मुझसे ज्यादा दक्षता रखने वाले लोग हैं कि यह मामला तो पिछले 8 साल का है, सिर्फ 1.5 साल का नहीं है। और पिछले 8 साल में आप इन 1.5 सालों को निकाल दें तो 5-6 साल बचते हैं। उन 6 सालों में इस मुल्क ने यह सफलता तो प्राप्त की है कि उस तरह का हमला नहीं हुआ। जबकि आप फ्रांस जैसे देश में देखते हैं 1 साल में कितने हमले हो जाते हैं, यूरोप में कितने हमले हो जाते हैं। तो भारतवर्ष के बारे में जो या एक तरह की अफवाह उड़ाई गई कि भारतवर्ष एक बहुत ही कमजोर मुल्क रहा है और उसको सख्त हो जाना चाहिए, कम से कम पिछले 6 साल इस सरकार के आने के पहले के इस बात की गवाही नहीं देते। चलिए, लेकिन दुर्भाग्य से मैं पूरी बात पूरी कर लूं कि उन 6 वर्षों में ही यह शक एक खास समुदाय की तरफ बार बार वो सुई घुमाई जाती रही है। जी, जब तक यह माहौल खत्म नहीं होगा, भारतवर्ष में आतंकवाद को लेकर एक आम सहमति पैदा नहीं। ठीक है, एक बार मुझे आपसे बात शुरू करना चाहती हूँ। 2 महत्वपूर्ण मुद्दे इस बीच उठ गए हैं। एक तो डिस्कोर्स जो है आतंकवाद को लेकर, जो एक रिश्ते का जिक्र हो रहा है एक नागरिक और सरकार के बीच, क्योंकि आखिरकार तो ये मामला नागरिकों की सुरक्षा का ही है। आतंकवाद भी नागरिकों की सुरक्षा, उनकी जान को ही खतरे में डालता है। क्या आप सहमत हैं अपूर्वानंद जी की इस बात से कि जो डिस्कोर्स जिस दिशा में होना चाहिए दरअसल गलत दिशा में हो जाता है, जहां 2 नागरिकों के जो सेक्शन हैं वो एक दूसरे के खिलाफ लगाए जाते हैं? मेरी समझ में जो डिस्कोर्स होना चाहिए वो अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है। मेरी नज़र में ये आतंकवाद का मामला से ज़्यादा गहरा है, बहुत गहरा है। मैं तो समझता हूँ कि आतंकवाद की जो लड़ाई शुरू हुई है ये वर्ल्ड वॉर 4 है। इसको मैं वर्ल्ड वॉर 4 कहूँगा, अगर आप कोल्ड वॉर को थर्ड वर्ल्ड वॉर कहें। और ये उसी रूप में जब तक कि नहीं देखा जाएगा कि वर्ल्ड वॉर के रूप में हमारे सामने आ रहा है, तब तक कि हम ये फैसला नहीं कर पाएंगे अपने देश के अंदर कि हमें इससे किस तरह जूझना है। तो आप एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में इसको देखना चाहते हैं, घरेलू ना देखकर? पहले इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव को समझना चाहिए, और मेरी समझ में वो समझ के अंतर्गत ये बात सामने आएगी कि ये आइडियोलॉजीज का झगड़ा है। एक ऐसी आइडियोलॉजी अब सामने आ गई है जो किसी और आइडियोलॉजी को मानने को तैयार ही नहीं है, चाहे उसका रिलीजियस बैकग्राउंड हो या फिलोसफिकल ग्राउंड हो, वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार ही नहीं है। और हम देख रहे हैं कि उसकी कामयाबी इंच बाय इंच बढ़ रही है। नहीं, एक वर्मा जी, ये बात आपकी ठीक है कि एक विचारात्मक जो स्तर है उस पर ये बात ठीक हो सकती है, लेकिन क्या इसकी वजह जो हैं वो घरेलू हैं? क्या इसे तलाश करने की कोशिश की जाए? जी नहीं, इसकी वजह घरेलू नहीं है। इसकी वजह वही है जो विदेश में है, और जो हिंदुस्तान के अंदर भी वही वजह काम कर रही है। लेकिन हिंदुस्तान में हम उसको कुछ सरकारी लेवल्स में उसकी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन उस अंडरस्टैंडिंग को प्रचलित नहीं करना चाहते, दिल खोल के सामने नहीं लाना चाहते, कि उनके सामने कुछ और प्रश्न उठते हैं। वोट बैंक का सवाल है, इलेक्शन का सवाल है, वो ऐसी कोई बात नहीं कह सकते
जिससे वोट बैंक्स पे विपरीत असर हो। नहीं तो क्या ये जो समझ जो आप हमें बता रहे हैं, क्या यही समझ हम कहें कि भारतीय इंटेलिजेंस जो डिपार्टमेंट है, विभाग है, और सरकारों के बीच यही विमर्श है आज आतंकवाद को लेकर? जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो समझती है क्या प्रॉब्लम है, और उन्होंने सरकारों को समझा दिया, सेंट्रल सरकार को, कि ये प्रॉब्लम है, और सेंट्रल सरकार में एप्रिसिएशन है कि हाँ ये जो जड़ जिसकी तरफ ये इंडिकेट कर रहे हैं, इंगित कर रहे हैं, वही इसकी जड़ है, लेकिन उस जड़ को हिलाने के लिए कोई तैयार नहीं है। एडमिरल अनूप सिंह जी, कितना सहमत हैं आप फिलहाल AK वर्मा जी की बात से? क्योंकि जो दो बातें, दो पक्ष हमारे सामने आए हैं, बिल्कुल एक दूसरे के ध्रुव विरोधी हैं। एक बात हो रही है कि एक इंटरनेशनल जो विचारों की एक लड़ाई है, जिसमें एक तरफ डेमोक्रेटिक सोसाइटीज हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो वापस ले जाना चाहते हैं पाषाण युग में। शायद वो दो लोगों की, दो विचारों की लड़ाई है। आपको लगता है कि भारत की आतंकवाद की अपनी एक यूनिक लड़ाई है, अपनी यूनिक प्रॉब्लम है, उसकी अपनी घरेलू समस्याएं हैं? मैं ये समझता हूं कि घरेलू समस्या तो नहीं है इतनी ज्यादा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो नहीं है जो सैमुअल हंटिंगटन ने लिखी थी अपनी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस में। हमारी एक यूनिक तरह की जड़ है। और वो जड़ ये है, उसको आग लगाने के लिए शुरू से हमारा जो नेबर है वहां से सारी इंसाइटमेंट मिलती है। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं रहा है कि सारा का सारा स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है जो यहां आ रहा है। अब उसमें कई बीज कई बार ऐसे बो दिए जाते हैं जो लगते हैं घरेलू हैं, वो घरेलू नहीं है। ज्यादातर जितनी लड़ाई है, चाहे वो आज की बात में, आज के इस ओकेजन पे हम 26/11 की बात कर रहे हैं, उसके लिए तो एविडेंस भी आ गई थी कि वहीं से आए थे। यहां तक कि जो अजमल कसाब की इंटरव्यू हुई थी, उसने भी ये सारा कुछ शुरू से ये बोला था कि मेरी ट्रेनिंग कहां हुई, मैं कौन से देश से हूं, किस तरह से रिक्रूटमेंट हुई। और पहले भी जितने आतंकवादी हमले हुए हैं, उनकी अगर डायरेक्ट रूट वहां से नहीं थी, तो चाहे वो स्लीपर सेल कहलाएं, चाहे कुछ और कहलाएं, जड़ तो वहीं पे है। अबू रंजन? नहीं, ये पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय है, और जब तक हम इसके स्रोत को यानी गंगोत्री को नहीं देखेंगे, तब तक हमें मसला समझ में नहीं आएगा। गंगोत्री तो अमेरिका है। आखिरकार सऊदी अरब का सबसे बड़ा संरक्षक कौन है? और सऊदी अरब वह देश है जो उस विचारधारा को प्रसारित करता है, जो इस्लाम का एक खास संस्करण बतलाता है। दूसरे की ये जितने भी संगठन हैं, वह चाहे अलकायदा हो, और अलकायदा म्यूटेट होके अब आईएसआईएस 26/11 को भी क्या आप इंटरनेशनल तरीके से देखना चाहते हैं? मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान को अंततः पैट्रोनाइज किस देश ने किया था? अमेरिका ने किया था। तो एक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध चल रहा है। वह युद्ध है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा के संसाधनों पर कब्जा करने का, और वह युद्ध है प्रथम विश्व का, जैसे हम प्रथम विश्व कहते हैं, अमेरिका और यूरोप के देश। और वे ये चाहते हैं कि उनकी इस लड़ाई में भारत जैसे देश उनके साथ शामिल हो जाएं। AK वर्मा जी कह रहे हैं कि भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनमें इस बात को लेकर एक समझ है, सिर्फ यह है कि वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं पॉलिटिकल कंपल्जन्स की वजह से। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज के प्रति सारे आदर के बाद भी मुझे यह कहना पड़ता है कि जितने भी मसले सुलझाए गए, जिस तरह से मुकदमे हुए, और उन मुकदमों के जो ब्यौरे हम देखते हैं, उनमें हमें यह पता चलता है कि हमने सही जगह उंगली नहीं रखी है। विनोद शर्मा जी? देखिए, बात यह है कि इसको आपने विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में देखना है। 9/11 के बाद अफगानिस्तान हुआ, अफगानिस्तान के बाद इराक हुआ, इराक के बाद लीबिया हुआ, और लीबिया के बाद सीरिया हुआ। अब ये जो कड़ी है, इस कड़ी से अनछूता तो भारत नहीं रह सकता। यूरोप के मुल्क अपने आप को गेटेड कम्युनिटीज में तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि उनका रंग दूसरा है देखने में। लेकिन भारत अपने आप को एक गेटेड कम्युनिटी में तब्दील नहीं कर सकता। बिल्कुल। एक ये अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य, क्योंकि यहाँ वो माइग्रेंट्स नहीं है जिनको कि बाहर भगाया जा सके। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य हमारे यहाँ 84 हुआ, एक बड़े कत्ल के बाद, हमारी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की असैसिनेशन के बाद 84 हुआ। और 84 के बाद किस तरह से हमने उस संकट से निपटने की कोशिश की, खालिस्तान की जो आवाजें उठनी शुरू हुई, और फिर दंगे हुए दिल्ली की सड़कों पे और मुंबई की सड़कों पे और जगह पे। उसके बाद 1992 हुआ, और उसके बाद 93 में मुंबई में दंगे हुए, और उसके बाद 2002 हुआ, और उसके बीच भी कई दंगे हुए, गुजरात का 2002। जी। इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस
को पता है इस बात का कि हिंदुस्तान के जो युवा एक कम्युनिटी से आते थे, उनकी एलिनेशन का एक स्रोत ये दंगे भी थे। और पढ़े लिखे लोग जो इस तरफ आकर्षित हुए, खुशकिस्मती ये है कि अभी दाएश में, आईसिस नहीं बोलता हूं मैं, दाएश संक्षेप में जी, मैं कि दाएश में कोई भारत का युवा, ये सुना है कि इक्के दुक्कों ने कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई संलग्न नहीं है। और दाएश ने भी सिंगल आउट अभी तक हिंदुस्तानियों को नहीं किया है, क्योंकि दाएश जो है वो उस खंडरात से उभरा है जिसका नाम सीरिया और इराक है। और इराक की मार्क्सिस्ट पार्टी का अच्छे संबंध भारत के साथ रहे थे सद्दाम हुसैन के। तो मैं ये समझता हूं कि इसका हमारा स्थानीय परिप्रेक्ष्य भी है, और उस परिप्रेक्ष्य के चलते हमको एक कम्युनिटी को ज्यादा सस्पिशन की निगाह से नहीं देखना चाहिए, उनको इंटेग्रेट करने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद शर्मा जी, और बाकी तमाम मेहमान जो यहाँ मौजूद थे। तो साफ तौर पर 26/11 के 7 साल बाद बैठकर आज हम ये चर्चा कर रहे हैं इस बात पर, और बहुत पुख्ता तरीके से ये नहीं कह सकते कि बहुत कुछ देश में बदल गया है। आतंकवाद को लेकर जो रवैया, जो स्टेट पॉलिसी थी वो बदल गई है, लेकिन फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।